स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। अगर तुम इस बात को लेकर स्पष्ट हो कि तुम अनाथ लड़कियों के साथ इंसाफ कर पाओगे तो 2, 3, 4 जिससे शादी करो। लेकिन अगर तुम्हें डर है कि तुम इंसाफ नहीं कर पाओगे तो सिर्फ एक से ही विवाह करो। कुरान की सूरह निसा में आयत नंबर 3 में ऐसा लिखा हुआ है और यह भी स्पष्ट किया गया विद्वानों द्वारा कि यह आयत जो है वो स्पेसिफिकली तब के लिए लिखी गई जब विधवा विवाह की बात या ऐसे किसी महिला के साथ शादी करने के बाद जिसको समाज में सहारे की जरूरत है तभी कीजिए, और तब कीजिए जब आप उनको समानता दे सकें। इसका मतलब खुद कुरान भी कई बार इस विषय पे बात करती है कि महिलाओं की समानता क्या होती है। लेकिन जैसे हमने बहुत से अन्य पर्सपेक्टिव्स में देखा कि बहुत से नियम कानून जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में सही तरीके से लिखे रहते हैं, उनका जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको मोल्ड कर दिया जाता है। जैसे हमने ट्रिपल तलाक के केस में देखा था कि जो 3 तुहर पीरियड में तलाक देने की बात थी उसको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक कह दिया गया, मतलब तलाक तलाक तलाक, सपने में भी आ गया तो भी तलाक हो गया। इसको तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था। लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी कुप्रथाएं हैं जिन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि गैर संवैधानिक घोषित किए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज इस पे ही हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है, कौन से केसेस थे, कुरान क्या कहता है इस बात पे। हर विषय पे विस्तार से बात करेंगे, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। टारगेट यूपीएससी में विकास सिंह मेरा टेलीग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए, सर्च करके जुड़ जाइए, पीडीएफ यहीं पे मिलेगा। बाकी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, दोनों सोशल मीडिया हैंडल यहाँ पे अवेलेबल है। एक चीज और बता चलूं, आज तारीख है 20 अगस्त और 20 अगस्त को एडमिशन क्लोज हो रहा है। जो हमारे स्मार्ट इंटीग्रेटेड P2I बैचेस हैं, प्लीज इसमें अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं विकास लाइव। बहुत तकनीकी रूप से और बहुत तार्किक रूप से बनाए गए बैचेस हैं, आप इनसे जुड़ना चाहें तो आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जा सकते हैं, है ना। चलिए आ जाते हैं, बात क्या है। तो 31 जुलाई 2026 की बात, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत साहब, ठीक है, उनके सामने उनकी जो बेंच है, उनकी अगुवाई वाली जो बेंच है, उनके सामने एक याचिका आती है। मांग साफ है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत जो बहुविवाह है यानी कि पॉलीगैमी है ना, उसको अनुमति देने वाले जो 90 साल पुराने कानून है उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए। यूपीएससी के लिए महत्व क्या है कि सिर्फ कानूनी खबर नहीं है, यह हमारे समाज में जो हम गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं उस समाज का एक इंपॉर्टेंट भाग है जिसे डिस्कस किया जाना चाहिए, जिस पे बात की जानी बहुत जरूरी है। अब बात यह है कि ये याचिका लेके कौन आया। तो हम सबको पता है कि जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 की बात आती है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अधिकार की बात होती है, जहां पे 5 प्रकार के रिट्स हैं कि आप कोर्ट जा सकते हैं। तो याचिका करता है जाकिया सोमन, डॉक्टर नूरजहां, साफिया नियाज और 4 अन्य महिलाएं जो महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, ठीक है। वकील हैं श्रेया मैनी। और ये जब हम बात करते हैं तो इसमें से 2 चेहरे वही हैं जो 2017 का जो ट्रिपल तलाक यानी कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाला केस था उसमें भी शामिल थे। और क्या चाहती हैं कि जो कानूनी लड़ाई या एक कानूनी न्याय शुरू हुआ 2017 में उसकी परिणति मिले और एक और कुप्रथा जो है उसको बंद किया जाए। याचिका की 5 मुख्य मांगे क्या है। पहली, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 की धारा 2 जो है उसको रद्द किया जाए, जो बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी को मान्यता देती है। ध्यान रखिएगा, पॉलीगैमी यानी कि जहां पे एक पुरुष कई महिलाओं से शादी करता है, ऐसे ही पॉलीएंड्री जहां पे एक महिला कई पुरुषों से शादी करती है। तो गैमस और एंडस के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। देन BNS की धारा 82 लागू हो, जो द्विविवाह को अपराध मानती है ये, है ना, कि मतलब अगर आपने एक से ज्यादा शादी की तो अपराध है ना, और सभी धर्मों पे समान रूप से लागू हो जाए। अगला क्या है कि विवाह और तलाक को राज्य के पास अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाए। विवाह और तलाक पे मैंने बहुत से वीडियो किए हैं, जरूर जाके देखिएगा। सुरक्षा क्या कि दूसरी शादी पे पहली पत्नी को तुरंत वैवाहिक घर यानी कि मैट्रिमोनियल होम और भरण पोषण के लिए यानी कि मेंटेनेंस जो है उसकी व्यवस्था की जाए। एंड संहिताकरण कोडिफिकेशन क्या कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है ना, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसे संहिताबद्ध किया जाए और संवैधानिक समानता के दायरे में लाया जाए। कुछ हम कह सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके दायरे में लाया जाए, या यूनिफॉर्मिटी ही ला दी जाए विवाह या तलाक या इससे जुड़े सभी कानूनों में। यह इनकी मांग है। देखिए, जब मैं यहां पे बात कर रहा था द्विविवाह की, पॉलीगैमी की, तो आपको एक चीज बताता हूं कि भारत में जब हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट में शुरुआत मतलब जब ये बन रहा था तो
तलाक जैसे बात की कि अगर कोई पत्नी अपने पति से या कोई पति अपनी पत्नी के साथ नहीं रह पा रहा सही से तो अलग हो जाए, इसकी बात इस्लाम से निकल के आई थी, वहां से हमने प्रेरणा ली थी। तो कुछ अच्छी चीजें जो वहां प्रैक्टिस में थी उनको कई जगह अपनाया गया, लेकिन कुछ चीजें जो रिगरसली नकारात्मक रूप से वहां पे प्रैक्टिस में चल रही हैं उनको सही करना या सही किया जाना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं कि ये मुद्दा दोबारा क्यों उठा। तो माफ कीजिएगा, शारा बानो जो केस है 2017 का, मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की। 2017 में 5 जजों की बेंच ने 3-2 की बहुमत से सिर्फ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित किया था। बहुविवाह और निकाह या हलाला पे जो फैसला था उसको उन्होंने टाल दिया था। जमीनी सर्वे क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, ये इंडियन एक्सप्रेस का सर्वे, 7 राज्यों के सर्वे का निष्कर्ष कह रहा है कि 79% मामलों में पति ने दूसरी शादी कर ली और जानकारी ही नहीं थी पहली पत्नी को। अगला, याचिका का तर्क है कि यह न्याय नहीं, धोखे पे टिकी प्रथा है जो आर्थिक बदहाली का कारण है। मतलब एक व्यक्ति जो ढंग से खुद कमा नहीं पा रहा, वो और शादियां करके और बच्चे पैदा करके कैसे उनका भरण पोषण करेगा। और यह तो एक बात हुई कि शादियां की, बड़ी बात यह कि इन्फॉर्म भी नहीं किया और फिर शरण ले लेते हैं जो मैंने बताया मुस्लिम पर्सनल लॉ के उस अनुच्छेद का। ये वो बात है जिसपे उनका फोकस है, ठीक है। दूसरी बात क्या है जो 2019 की हम बात करते हैं, क्या है कि 3 तलाक कानून 2019 से बचने के लिए पुरुष बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर रहे हैं, है ना, तलाक ले नहीं रहे, दूसरी शादी कर ले रहे हैं। बहुविवाह पे जो रोक है अगर उसको परिणत नहीं किया गया तो जो 2019 का कानून है उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। अल्टीमेटली अगर आप महिलाओं की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो गुरु बहुविवाह को यानी कि पॉलीगैमी को रोकना पड़ेगा ना। है असम का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक 2026 क्या है कि राज्य स्तर पे जो बहुविवाह है उस पे प्रतिबंध और अनिवार्य पंजीकरण का बिल पेश किया गया कि शादी करने के बाद आपको पंजीकृत होना होगा वरना अवैध मान लिया जाएगा। न्यायालय और राज्य विधानसभाओं दोनों जगह पे हलचल हुई है। जाहिर सी बात है, हलाला को लेकर जब उत्तराखंड की बात करते हैं वहां पे हलाला को लेकर हलचल थी, पर वहां पे उसको अमान्य घोषित कर दिया गया, होना भी चाहिए, एक कुप्रथा है ना। और हम कई बार कोर्ट ने भी रेफरेंसेस दिए कि क्या यह रिलीजियस प्रैक्टिस एक्ट में आता है, यानी कि धार्मिक रूप से पहले से यह प्रथा थी, अगर नहीं थी तो हटा दो उसको, है ना। इस प्रकार की बातें भी हैं। चलिए अब कौन सी चीजें कंट्रास्ट में आ रही, किन 2 चीजों में टसल हो रही है। एक, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव से सुरक्षा, अनुच्छेद 21 गरिमामय जीवन यानी कि डिग्निफाइड लाइफ, वहीं पर अनुच्छेद 25 जो कहता है कि धर्म को आप अबाध रूप से मानिए, बिना किसी बाधा के मानिए। तो एक पक्ष कहता है कि नहीं ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, दूसरा पक्ष कहता है नहीं हम धर्म को अबाध रूप से नहीं मान पा रहे हैं। बात यह कि इन दोनों में से अगर मजबूती दी जाए तो किसको दी जाएगी। देखिए अनुच्छेद 14 और 21 की बात करें तो इसमें से अनुच्छेद 19 और जोड़ दिया जाए तो गोल्डन ट्रायंगल हो जाता है। खुद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 जो है वो गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है, स्वर्णिम त्रयी का हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वेटेज देना होगा तो फिर इसको ही देना होगा अगर दोनों में टसल होती है। खैर, तो वही बात है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे महिलाओं के अधिकारों का हनन किया जा सकता है? क्या इस अनुच्छेद के आधार पे इन पूरे अनुच्छेदों को पाताल लोक पे भेजा जा सकता है? उत्तर है नहीं। अब एक और बात है, सिर्फ मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के उस नियम की बात नहीं कर रहा। एक और बात एक है जिसको हम कहते हैं नरसू अप्पा माली केस। क्या है? अब देखिए इसमें हुआ क्या था कि लोग कैसे डिफेंड करते हैं, है क्या कि बॉम्बे हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या था कि पर्सनल लॉ यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अनुच्छेद 13(1) के तहत, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(1) है, उसके तहत लॉ इन फोर्स नहीं माना जाएगा। मतलब अगर लॉ इन फोर्स माना जाता तो बाद में नल एंड वॉइड वाली कंडीशन आ जाती कि इस मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म कर दिया जाता। तो इसमें कहा गया नरसू अप्पा माली 1951-52 में कि नहीं माना जाएगा, लॉ इन फोर्स नहीं माना जाएगा। तो जब वो नहीं माना जाएगा तो उस पर कोर्ट कुछ क्या कर पाए। लिखा है ना कि चूंकि यह कानून नहीं है इसलिए पर्सनल लॉ को मौलिक अधिकारों की कसौटी पे परखा नहीं जा सकता। तो अनुच्छेद 14 हो, 15 हो, 21 हो, क्या मतलब? ये एक बहुत बड़ा हर्डल है जिसपे न सिर्फ भारत की जुडिशरी को बल्कि भारत के समाज को भी देखना होगा, है ना। तो मौजूदा याचिका में इसी जो 75 साल पुराने ये जो केस है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को छुआ नहीं जा सकता, उस सिद्धांत को भी चुनौती दी गई है मुस्लिम महिलाओं द्वारा ही। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, फिर से बताता चलूं। चलिए, बहुत से फैसले हुए, मैं सरला मुद्गल केस को कई बार डिस्कस कर चुका हूं। लिली थॉमस केस को आप जान रहे हैं,
खुर्शीद अहमद खान, जहां बहुविवाह इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है, केवल अनुमति है, राज्य से विनियमित कर सकता है, इसकी बात की गई थी। शाहरा बानो केस का हमने विस्तार से बात की। तो ऐसा नहीं है कि लैंडमार्क जजमेंट्स नहीं आए। इस प्रकार की कुप्रथाओं को या ऐसी बहुत सी कुप्रथाओं को रोकने का प्रयास ऐसा नहीं कि किया नहीं गया, किया गया है, ठीक है। खैर, अब आते हैं न्यायपालिका के हथियार कौन कौन से। पहला जो मैंने बताया कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो टेस्ट है, ईआरपी, क्या है कि क्या कोई प्रथा धर्म का जरूरी हिस्सा है या सिर्फ एक इजाजत है। चूंकि बहुविवाह इस्लाम का अनिवार्य अंग नहीं है, राज्य इसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर रोक सकता है। ये जो कर्नाटक में जो बुर्का को लेकर बात आई थी, ये वहां पे भी निर्णय दिया गया था। अगला क्या है, जो बुर्का बनाम टर्बन की बात थी, पगड़ी की बात थी। अनुच्छेद 44 यूसीसी संवैधानिक नैतिकता की बात करता है। इसके द्वारा भी रोका जा सकता है कि भले ही यूसीसी एक डीपीएसपी है जिसको मतलब जैसे उत्तराखंड लागू कर चुका है, हम असम की बात कर ही रहे हैं, हम गुजरात की और मध्य प्रदेश की बात कर ही रहे हैं, तो उसके द्वारा इसको लागू किया जा सकता है। लेकिन जब वो पूरे देश में अगर ऑलरेडी हो जाए, अभी तो सिर्फ डीपीएसपी है, उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है ना। अगर अगली बात क्या है कि क्या कुरान बहुविवाह को बढ़ावा देता है। मैंने अभी जब सूरह निसा आयत 3 की बात की थी, सूरह निसा मतलब 176 आयतें हैं इसमें जो तीसरे नंबर की जो आयत है वो कहती है कि अगर डर हो कि इंसाफ नहीं कर पाओगे तो सिर्फ एक से ही विवाह करो। और ये सारी कंडीशंस किस पे है कि जब कोई बहुत नीडी महिला हो, जिसको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत हो जो गार्जियनशिप ले सके, उसको संभाल सके, जैसे कोई विधवा है या कोई लेकिन तभी आप उसको संभालो जब आप न्याय कर सको, समान रूप से न्याय कर सको, वरना मत संभालो। क्लियर है इसमें। लेकिन फिर भी अगर इसका मिसयूज हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि इस्लाम पुरुषों को 4 शादियों के बिना शर्त का अधिकार देता है, नहीं देता है। कुरान तो ऐसा नहीं कहती है, ठीक है। इनफैक्ट ये जो निसा की बात कर रहे हैं, इसका अर्थ ही महिलाओं से रिलेटेड ही ये पूरा जो 176 मैंने आयतों की बात की उसी से रिलेटेड है उसमें, ठीक है। तो क्या है कि ये आयत आई भी कब, जब बहुत सारे अनगिनत लोगों की पत्नियां होती थी, राजाओं के हरम हुआ करते थे, बहुत सारी कहानियां थी, ये तब की बात है ना। अब लोकतंत्र है, हर चीज जो पुराने ग्रंथों में थी, जैसे अब हम बात करते हैं, हम मनुस्मृति की बात करते हैं, मैंने मनुस्मृति पे वीडियो बनाया था, क्या मनुस्मृति फॉलो किया जाता है? नहीं, बहुत सारी चीजें उसमें समाज में नहीं फॉलो होती उस प्रकार से। हाँ, बहुत सी चीजों का सोर्स भले बन गया वो, लेकिन बहुत सी चीजें फॉलो नहीं होती, तो उसको भी देखना होगा आपको, ठीक है। लेकिन फिर वही बात कि क्या ये सिर्फ एक धर्म की बात है? क्रिश्चियंस में 2.1%, मुस्लिम्स में 1.9% और हिंदू में 1.3% बहुविवाह के केस आए। तो इन नटशेल अगर कहा जाए तो धर्म से ज्यादा ये पितृसत्ता यानी कि पैट्रियार्की की विरासत है ना, पैट्रियार्की की विरासत है। क्रॉस कम्युनिटी प्रथा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ, ईसाई तो चलो सिख की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल, लेकिन इसके हिसाब से हिंदू मुस्लिम और सिख, हिंदू मुस्लिम और ईसाई तीनों में ही ये प्रथा इक्वली फॉलो की जा रही है। तो कुल मिलाकर समाज से दूर किए जाने की जरूरत है। अच्छा, दुनिया में अगर बहुविवाह कानून की बात की जाए तो हम लोग तुर्की को भले बहुत गरियाल है, लेकिन तुर्की ने 1926 से बैन कर दिया ऐसे। ट्यूनीशिया 1956 से बैन कर चुका है। इनफैक्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, मलेशिया में सख्त नियम है इसके, ठीक है, कि पहली पत्नी की सहमति और आर्थिक क्षमता साबित करना अनिवार्य है, तभी आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, सऊदी अरब, ईरान और अपना भारत, यहां पे चल रहा है ये। मतलब वो देश जिनको हम कट्टर बोल के साइड कर देते हैं, उन देशों ने इसका सख्त विनियमन कर रखा है, यहां तो बैन ही कर रखा है। आपके यहां क्या है ना। तो भारत में जो राज्य है यानी स्टेट है वो कोई विनियमन यहां पे नहीं कर रहा है, ठीक है। जबकि कई इस्लामी देशों ने इसे सख्ती से विनियमित कर रखा है, उनसे ही रेफरेंस लेते हुए हम कर सके। कुप्रथा ही है ना, किसी महिला की जिंदगी खराब हो रही है, अगर उससे किसी प्रकार की इजाजत नहीं ली जा रही है या इजाजत लेने के बाद भी उसको साइड कर दिया जा रहा है, समानता नहीं मिल रही है, तो उस पर बात की जानी चाहिए। तो संभावित रास्ते क्या है? एक रास्ता है कि न्यायिक यानी कि सुप्रीम कोर्ट नसूअ मालिक सिद्धांत को पलट दे और धारा 2 जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ उसको असंवैधानिक घोषित कर दे। दूसरा है लेजिस्लेटिव कि संसद बीएनएस की धारा 82 की छूट कब करे कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसको इसमें शामिल कर ले कि बहुविवाह नहीं मानेंगे। तीसरा है राज्य स्तरीय, जैसे उत्तराखंड या असम के तर्ज पे राज्य स्तर पे कानून बनाया जाए और बहुविवाह को रोका जाए, है ना, बहुविवाह को रोका जाए, ठीक है। और दूसरा पक्ष भी हमको ध्यान रखना होगा कि मिस इंफॉर्मेशन ना जाए। धार्मिक स्वतंत्रता बिल्कुल है, लेकिन धर्म के हमें अनिवार्य हिस्से को तय करना होगा। और कई बार कहा जाता है कि धर्म पे बात करना न्यायपालिका का काम नहीं है, लेकिन फिर वही बात है कि अगर ये धर्म शास्त्रीय सवाल है तो इसका सॉल्यूशन कब देखेंगे? 100 साल बाद देखेंगे। कहीं ना कहीं तो जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ेगा। दूसरी बात, अल्पसंख्यक भावनाओं को भी देखना होगा, वो आहत ना हो, है ना। कुछ सुधार ऐसे हैं जो सुधार होने चाहिए, उन सुधारों पर बात हो।
समुदाय के भीतर से अगर सुधार आए तो ज्यादा अच्छा है कि जुडिशरी नहीं पड़ रही, खुद ही सुधार हो गया तो और बेहतर है। और अनिवार्य पंजीकरण और निगरानी तंत्र के बिना कानून सिर्फ कागज पे न रह जाए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा, है ना, कि कई बार कानून बन जाता है और कानून का पालन नहीं होता है, कहीं ना इस पे बात ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये कुछ शब्दावलियां हैं जो मैं हर बार की तरह जोड़ देता हूं, प्लीज इसको देख लीजिएगा। तो निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि सिर्फ बहुविवाह पे नहीं, बल्कि जो 75 साल पुराना एक ऐसा न्यायिक सिद्धांत है, ये उसकी भी परीक्षा है जिसको शायद उस समय खत्म कर दिया जा सकता था या उस पर तार्किकता से बहस हो सकती थी, ठीक है। तो भारत की अदालतें कई बार कहती हैं कि जो पर्सनल लॉ है उसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन क्या समाज पे होते हुए प्रभाव को देखते हुए, क्या जैसा प्रयास किया गया था शायरा बानो केस में, जैसा प्रयास किया गया था इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए, उसको असंवैधानिक घोषित करने के लिए, क्या यहां पे नहीं किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर दीजिएगा। आपके प्रश्नों, आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनका इंतजार रहेगा। बाकी एक प्रश्न है, इसका उत्तर देते जाइएगा कि किन देशों ने बहुविवाह पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? ए पाकिस्तान बांग्लादेश, बी सऊदी अरब और कतर, सी टर्की और ट्यूनीशिया, और डी है इंडोनेशिया मलेशिया। ABCD से आंसर क्या है कमेंट में बताते जाइएगा और इस विषय पर अपनी राय भी बताते जाइएगा। इतना बताता चलूं, आदिकाल से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है। 18 अगस्त से बैच शुरू हो चुका है, लेकिन बैच फॉर्मली 1 सितंबर से शुरू होगा। अगले 10-12 दिन उसमें एडमिशन होगा। प्लीज विकास लाइव कोड का प्रयोग करके जुड़िएगा ताकि डिस्काउंट भी आपको मिले। मैं ही पढ़ाता हूं, मैं ही गाइड करूंगा वहां पे आपको, ठीक है। बाकी ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, स्कैन करके जुड़ जाइए, सर्च करके जुड़ जाइए टारगेट UPSC विकास से। आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आपका यहाँ पे भी स्वागत है। बाकी इस वीडियो पे, इस विषय पे आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।